नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर की इस एपिसोड में। आज हम आपको महा एपिसोड तीसरा करवाने जा रहे हैं। इसमें हम आज आपको बताएंगे पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम जैसे आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, सीजीपीएससी हो गया, एसबीआई, आईबीपीएस, रेलवे, बैंक, एसएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें से इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक पटवारी परीक्षा भी आने वाला है, उसमें भी इस टॉपिक से प्रश्न लिए जाएंगे। तो चलिए महा एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का विकास, सबसे पहला टॉपिक हमारा है पर्सनल कंप्यूटर का विकास। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में जानते हैं। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने 1970 में किसका विकास हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर का। तो 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के जो विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का जन्म कब हुआ? 1970 में, जब माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ तब माइक्रो कंप्यूटर बना। उसके बाद 1981 में आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। ठीक है, किसने किया? आईबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये कौन से सन में किया इन्होंने? 1981 में किया। किसमें किया? 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे आईबीएम पीसी कहा गया और उस पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या दिया गया? आईबीएम पीसी। बाद में बनने वाले पीसी आईबीएम पीसी कंपैटिबल, आईबीएम पीसी कंपैटिबल कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? आईबीएम पीसी कंपैटिबल। आईबीएम मतलब क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और पी से पर्सनल, सी से कंप्यूटर। ठीक है, अर्थात वे कार्य और क्षमता में आईबीएम पीसी जैसे ही हैं तथा उन पर वे सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो आईबीएम पीसी पर चलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए गए डिजिटल कंप्यूटर है। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो किसी व्यक्ति विशेष के यूज़ के लिए बनाया गया क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है, जिस पर एक बार में एक व्यक्ति, सिंगल यूज़र है ना, कार्य कर सकते हैं। जैसे एक बार में 10-12 लोग ऐसे बैठ के काम करें तो वो काम नहीं होगा, काम होगा लेकिन सबका अलग अलग दिमाग चाहिए। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर को क्या, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बनाया गया था। इसे ऑफिस कार्य, डाटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर को वीडियो गेम खेलने, संगीत सुनने, गाना देखने, पिक्चर्स देखने, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सनल काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। अब पर्सनल कंप्यूटर किससे जोड़ा जा सकता है? मॉडेम से। अब मॉडेम क्या होता है हम आगे देखेंगे, है ना। तथा संचार माध्यम के नेटवर्क से क्या किया जा सकता है? इसको जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, मॉस। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं हम वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिज़ाइन के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो अभी वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर है तो उसका वर्गीकरण किया गया है किसके आधार पर? उनके मदरबोर्ड के डिज़ाइन के आधार पर। ठीक है, तो पहला क्या है? PCAT। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? PCAT। PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। PCAT का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। सेकंड नंबर है PCATX। PCATX पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ठीक है, और थर्ड नंबर है हमारा पेंटियम PC। क्या है? पेंटियम
पीसी। ठीक है, तो मदरबोर्ड के आधार पर या मदरबोर्ड के डिज़ाइन के आधार पर इसको ये 3 भागों में उनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद पीसी घटक, पीसी के घटक, पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हुए, तो वर्तमान पीसी के आवश्यक घटक निम्नलिखित हैं। क्या क्या है देखो यहाँ पे, पहला है सिस्टम यूनिट, दूसरा है मॉनिटर या वीडीयू। ठीक है, मॉनिटर या वीडीयू, तीसरा है कीबोर्ड, चौथा है माउस और पांचवा है हार्ड डिस्क। तो वर्तमान पीसी के आवश्यक घटक ये 5 चीज़ें याद रखेंगे। पहला क्या है, सिस्टम यूनिट, सेकंड है मॉनिटर या वीडीयू, और उसके बाद है कीबोर्ड, फिर है माउस और हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये 5 चीज़ है। उसके बाद देखते हैं मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक घटक। मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है, पहला है सीडी रोम ड्राइव। ठीक है, सेकंड है स्पीकर, माइक, मॉडेम, वेब कैम। ठीक है, वेब कैम या वेब कॉम। ठीक है, ये मल्टीमीडिया के प्रयोग के लिए आवश्यक घटक 5 चीज कौन कौन से हैं, सीडी रोम ड्राइव, स्पीकर, माइक, मॉडेम और लास्ट है वेब कैम या web.com। ठीक है, आगे देखिए पीसी के कुछ ऐच्छिक घटक। अब यहाँ पे ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार। ठीक है, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वो है प्रिंटर जिससे हम प्रिंट करते हैं, फ्लॉपी ड्राइव और है जॉयस्टिक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ और है जिसको हम ऐच्छिक घटक के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने वाले घटक। निर्बाध मतलब क्या होगा, बिना किसी रोध के, रोध मतलब उसका रोकना है ना, रोध मतलब क्या होगा, रोकना, मतलब बिना किसी रोके उसके बिजली की आपूर्ति को भेजना, वहाँ पे बिजली की जो पावर सप्लाई है उसको क्या करना, कंप्यूटर को देना। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे हमारे पास यूपीएस। ठीक है, पहला क्या है, यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब क्या होगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे लाइट भी बंद हो गया है ना, अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है, अगर हम उसमें क्या लगा दिए हैं, यूपीएस लगा दिए हैं। क्या लगे, यूपीएस इस टाइप से कुछ रहता है, आप लोग देखे भी होंगे है ना। तो यूपीएस अगर लगा हुआ है, अगर वहाँ पे पावर सप्लाई कट हो गया बिजली का, तो भी क्या होगा, हमारा कंप्यूटर बिना कोई अवरोध के आगे काम कंटिन्यू करते रहेगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है सीवीटी। सीवीटी होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये क्या होता है, एक राउटर जैसा होता है, वो गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, तो सीवीटी का काम क्या होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ आपको। सीवीटी जो होता है वो जैसे घर में जो बिजली आती है, घर में जैसे बिजली संयंत्र से बिजली आती है, तो वोल्टेज क्या है, अप डाउन होते रहता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, है ना। तो कभी हो सकता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी क्या होता है कि वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको उससे बचने के लिए सीवीटी लगा देते हैं। अगर हमारे पास सीवीटी लगा हुआ है तो हमारा जो कंप्यूटर है, चाहे वोल्टेज कम हो ज़्यादा हो, वो अच्छे से कार्य करेगा, मतलब उसको एक समान पावर मिलेगा, एक समान बिजली मिलती रहेगी उसको। कब, जब हमारे पास कंप्यूटर में सीवीटी लगा है, या हमारे पास जो पावर सप्लाई उसमें क्या लगा है, सीवीटी लगा है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं थर्ड नंबर हमारा सिस्टम यूनिट। थर्ड नंबर क्या है, सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या होता है, देखिए यह पीसी का मुख्य भाग होता है। ठीक है, जो सिस्टम यूनिट है वो क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यही से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीसी अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। ठीक है,
फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, यह पीसी का मुख्य भाग होता है। सिस्टम यूनिट क्या होता है? जो हमारे पास कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, उसका क्या होता है? मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने विभिन्न कार्य यही से संचालित होता है। जितना भी हम काम करेंगे वो कहाँ से संचालित होगा? सिस्टम यूनिट से ही संचालित होता है। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अब ये जो सिस्टम यूनिट है उसको विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, है ना, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। पीसी के अन्य घटक इसी में जुड़े, और जितने भी इसके घटक होते हैं वो सब क्या होते हैं? इसी में जुड़े थे। जैसे यहाँ पे देखो फैन, ड्राइव, है ना, उसके बाद पावर ऑन, मदरबोर्ड, ये सब क्या है? इसी के अंदर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी, और इसके बारे में डिटेल में हम अभी आगे और पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, बाह्य संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो सिस्टम यूनिट है ना, सिस्टम यूनिट है, उसकी बाह्य संरचना मतलब बाहरी संरचना के हिसाब से हम उसको कितने भागों में बांटे हैं? अभी देख लेते हैं, दो भागों में बांटे हैं, है ना। बाह्य संरचना के हिसाब से हम क्या किए? इसको दो प्रकार से बांटे। पहला है डेस्कटॉप टाइप और दूसरा है टावर टाइप, सॉरी लोअर टाइप। यहाँ पे टावर छप गया है, ये प्रिंट मिस्टेक है, ये क्या है? लोअर टाइप है ना। पहला क्या है? डेस्कटॉप टाइप। तो डेस्कटॉप टाइप में क्या होगा? इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो मिक्स हो जा रहा है ना। रेड कलर, ओके, चलिए ठीक है। डेस्कटॉप टाइप क्या होगा? इसमें सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा जाता है। डेस्कटॉप टाइप में क्या होगा? इसमें सिस्टम यूनिट में चौकोर बॉक्स टेबल पर रखा जाता है तथा मॉनिटर क्या होता है? ये मॉनिटर जो है उसके ऊपर रखा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे एक ऐसा टेबल रहता है, ऐसा है ना, उसके ऊपर क्या है? ऐसा मॉनिटर रखा जाता है। तो ये डेस्कटॉप टाइप हो गया इसकी बाह्य संरचना के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, मतलब यहाँ पे क्या होता है? ऐसा जो सिस्टम यूनिट हो ऐसा रहता है। दूसरा हो जाएगा हमारे पास लोअर टाइप में क्या है? देख लेते हैं। इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है, मतलब एक ऐसा इस टाइप से रहता है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हमारा कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो रहता है, ठीक है ना। तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा जाता है, जैसा भी बताया मैंने, ऐसा, है ना, इस टाइप से हमारे पास रहता है। और यहाँ पे इसके साइड में मॉनिटर रहता है। लेकिन डेस्कटॉप टाइप में क्या होगा? ये यहाँ पे क्या रहेगा? सिस्टम यूनिट रहेगा और उसके ऊपर में क्या रहेगा? मॉनिटर रहता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आ गया। अब वर्तमान में यह अधिक प्रचलित है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा वाला? लोअर टाइप, है ना। कौन सा? ये लोअर है ना। लोअर टाइप का जो सिस्टम यूनिट है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। लोअर टाइप मतलब जिसके साइड में रहता है सिस्टम यूनिट, ये ऐसा, ठीक है। कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का बना एक बॉक्स होता है। कंप्यूटर जो कैबिनेट होता है वो प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का बना बॉक्स होता है। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के साथ सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं, और जितने भी घटक है वो इसी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं ना, ठीक है, उसी के अंदर वो सब रहता है। यह सिस्टम यूनिट के बाह्य संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार क्या करता है? वो सिस्टम यूनिट के बाह्य संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सिस्टम यूनिट के पार्ट्स, है ना। मेन टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट, मुख्य पार्ट उसके क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट। फर्स्ट क्या है? पावर सप्लाई यूनिट। अब यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट क्या होता है देख लीजिएगा। इसे घरेलू बिजली से 220 एवीसी सप्लाई दी जाती है। कितना दी जाती है? 220, जिसे यह कंप्यूटर में प्रयोग के लिए 5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में बदल देता है। ठीक है, क्योंकि देखो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, घर में जो बिजली लगी होती है उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट क्या करता है? अधिक पावर को क्या करता है? वो कन्वर्ट कर देता है और उसको 5 वोल्ट और 12 वोल्ट के डीसी सप्लाई में बदल के कंप्यूटर को देता है। ठीक है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक पटकों को 50 सप्लाई दी जाती है।
जबकि इसके मोटर पंखे को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। मतलब ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वोल्ट दिया जाता है कंप्यूटर की, है ना, उसके ज़रूरत के हिसाब से। कब? जब हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट हो तो, और उसके बिना काम भी नहीं चलेगा। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट क्या है? जो अलग अलग पार्ट्स है उसको उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग वोल्ट प्रदान करता है। यह कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। अब भाई यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे वोल्टेज जा रहा है तो वो उड़ेगा नहीं। जैसे कई बार ब्लास्ट हो जाता है ना घर में, जैसे नॉर्मल कोई भी दूसरा मशीन हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अधिक वोल्टेज के कारण क्या होता है, वो ब्लास्ट हो जाता है या वहाँ से चिंगारी निकल जाती है। तो जब पावर सप्लाई यूनिट लगा रहता है तो वो क्या करता है, उसके ज़रूरत के हिसाब से ही पावर को सप्लाई करता है ना, तो वहाँ पे ब्लास्ट होने का चांस रहता ही नहीं है। इसे वायु के सहारे ठंडा करने के लिए बिजली का एक पंखा लगा रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पंखा लगा रहता है क्योंकि ये गर्म होगा तो इसको ठंडा करने के लिए क्या लगा रहता है, यहाँ पे पंखा लगा जाता है, फैन लगा रहता है। आजकल एमपीएस का प्रयोग किया जा रहा है। एमपीएस क्या है देखिए यहाँ पे, सॉरी एसएमपीएस क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई का यूज़ आजकल अधिकतर किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मदरबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में समझ लेते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है? यह प्लास्टिक का बना पीसीबी होता है। ठीक है, प्लास्टिक का बना पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, उसमें ऑलरेडी क्या होता है, प्रिंट रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये प्लास्टिक का बना होता है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड होता है। कंप्यूटर का, इसी को मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड भी कहते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द घूमता है। पूरा कंप्यूटर क्या है, मदरबोर्ड पर डिपेंड रहता है। मदरबोर्ड के आसपास क्या है, वो मंडराते रहता है। इसके बिना भी कंप्यूटर अधूरा है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, और जितने भी वहाँ पे उपकरण हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? मदरबोर्ड से। क्योंकि मदर मतलब क्या होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मदर मतलब माँ। तो ठीक है, ये क्या है, पूरे कंप्यूटर की माँ है। ठीक है, मतलब जितने भी बोर्ड वहाँ पे लगे हैं वो क्या है, इनकी माँ है। इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, मदरबोर्ड। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य बोर्ड है। ठीक है, मदरबोर्ड पर माइक्रो प्रोसेसर लगाने का स्थान भी बना रहता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है, माइक्रो प्रोसेसर लगाने के लिए भी जगह रहता है। इस कारण मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। इसलिए इस मदरबोर्ड को और क्या नाम से जाना जाता है, सिस्टम बोर्ड। याद रखिएगा, मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा बोर्ड? सिस्टम बोर्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरण के बीच संकेतों का आदान प्रदान यस बार कहलाता है। ठीक है, यस बार किसे कहते हैं? देखिए, इसमें क्या बनी रहती है, पतली रेखाएं बनी थी। देखो यहाँ पे, इधर उधर देखो, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस बनी होती है। ठीक है, इसमें जिनके माध्यम से मदरबोर्ड पर विभिन्न उपकरण के संकेत, जो भी यहाँ पे हम संकेत देते हैं या जो भी उपकरण के द्वारा उसको संकेत क्या होगा, इसी लाइन के द्वारा उनको मिलता है। ठीक है, बस बोर्ड कहते हैं, यस बोर्ड नहीं कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, वो संकेतों का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बस बार। ठीक है, क्या कहते हैं, बस बार। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बस बार के बताया था कि बस बार क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। तो अब भाई हमने जैसे कहीं भी सवारी करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं, बस का। वो किसके द्वारा जाता है, रोड बाय रोड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पतली पतली लाइन बनी होती है, इसको हम बोल सकते हैं रोड। ठीक है, और क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बस बार। क्या बोलते हैं इसको, बस बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। CPU, अगला हमारा टॉपिक क्या है, CPU। अब CPU क्या होता है, देखो, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। CPU को और क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक चिप होता है जो
कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। ठीक है, कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसे कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्य के लिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU रहता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर तथा कैश मेमोरी CPU के अंदर ही निर्मित होते हैं। ठीक है, तो CPU के अंदर क्या क्या रहते हैं, मुख्य मेमोरी में जैसे सेमीकंडक्टर रजिस्टर तथा कैश मेमोरी, ये सब क्या होते हैं उसी के अंदर रहते हैं, CPU के अंदर रहते हैं। CPU तो आप जानते हैं यही है ना, आप लोग देखा भी होगा कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो। चलिए ठीक है, आगे देखिए मैथ को प्रोसेसर क्या होता है। मैथ को प्रोसेसर क्या होता है, देखिएगा गणित के कार्यों को करने तथा CPU की सहायता से मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। गणित के जो भी काम है उसको करने के लिए मैथ को प्रोसेसर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर में से अलग इसे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे अलग से लगाने के लिए, और जैसे कोई माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, इसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वो वहीं पे लगा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैम चिप आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने होते हैं, मतलब वहाँ पे रैम चिप लगाने के लिए जो मदरबोर्ड है वहाँ पे क्या होते हैं, खाके मतलब वहाँ पे कुछ जगह बनी होती है। ठीक है, जिसमें वो आसानी से फिट हो जाता है ऐसा। इसके आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। यहाँ कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से लगा लेते हैं और जैसे ज़रूरत नहीं है तो उसको निकाल के वापस रख भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खाका बना है, कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी उसको लगा सकते हैं। आगे रोम चिप। अब यहाँ पे देखिए रोम चिप क्या होगा, निर्माण के समय ही इसे डाटा डालकर PC के मदरबोर्ड पर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। जैसे हमने रैम चिप देखा था, तो रैम चिप को हम क्या कर सकते, उसके लिए खाका बना रहता था, तो हम उसको कभी भी निकालते थे, कभी भी लगा सकते थे। लेकिन रोम चिप क्या होता है, परमानेंट। जब कोई कंपनी क्या करती है, जब मदरबोर्ड बनाती है तो उसको परमानेंट वहाँ पे रोम चिप लगा देता है। ठीक है, इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिसको आवश्यकता PC को चालू करने पर पड़ती है। अब यहाँ पे परमानेंट रहता है रोम चिप, क्योंकि इसी की सहायता से कंप्यूटर चालू होगा या बंद होगा। यदि हम इसको निकाल देंगे तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर रैम चिप को निकाल दें तो कंप्यूटर चालू होगा। अब आवश्यकता अनुसार हम उसको लगा सकते हैं, किसको, रैम चिप को। लेकिन रोम चिप के बिना कंप्यूटर चालू बंद और आगे प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, जो भी कंपनी मदरबोर्ड बनाती है वो क्या करती है, परमानेंट इसको लगा के रखती है। ठीक है, उसके बाद देखिए BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर स्थायी रोम चिप में स्टोर किया जाता है। जो बायोस होता है सॉफ्टवेयर रोम चिप में ही स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो रोम चिप के बारे में तो अभी फिलहाल इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो डिस्प्ले कार्ड। अब यहाँ पे देखिए वीडियो डिस्प्ले कार्ड दृश्य, वीडियो तथा चित्र ग्राफिक को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं। ठीक है, जो वीडियो डिस्प्ले कार्ड है उसको मॉनिटर पे दिखाने के लिए ये कार्ड को लगाया जाता है। ठीक है, किसमें लगाया जाता है, मदरबोर्ड पे। इसे VGA वीडियो ग्राफिकल अरे या SVGA सुपर वीडियो ग्राफिकल अरे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे VGA का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, मदरबोर्ड में किया जाता है, वीडियो डिस्प्ले करने के लिए, है ना। कोई भी वीडियो है या कोई भी ग्राफिक को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साउंड कार्ड। अब यहाँ पे देखिए साउंड कार्ड क्या होता है, मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है। यहाँ पे जो खांचा बना रहता है वहाँ पे क्या करते हैं, उसको लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर, जैसे बाहर के कोई स्पीकर है इस कार्ड से जुड़ा रहता है। देखो यहाँ पे हम लगाते हैं ना ऐसा लीड वायर लगाते हैं ऐसा,
आपको याद आ रहा होगा पहले CD DVD रहती थी, तो हम क्या करते थे, लीड वायर ऐसा यहाँ पे देखो कांचा बना उसमें घुसाते थे, जिससे क्या होता था, ऑडियो वहाँ पे सुनाई देता था। इस कार्ड से जुड़ा रहता है कंप्यूटर में बना मिडी, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरण से जोड़ता है, ठीक है, किससे जोड़ता है, पोर्ट कार्ड साउंड को संगीत उपकरण से जोड़ता है। तो ये रही बात साउंड कार्ड की। आगे देखिए, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। तो डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड क्या होता है देखिएगा, यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने का नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं, ठीक है। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड, डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड। तो ये क्या होता है, ये कार्ड क्या होता है, फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को, है ना, फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने, जो भी डाटा है वो आएगा जाएगा, उसके नियंत्रण के लिए यहाँ पे डिस्क ड्राइव कंट्रोल को, कंट्रोल से आप समझ रहे हैं कि उसको कंट्रोल करेगा, है ना, उसको मदरबोर्ड पर हम लगाते हैं, हम या जो भी कंपनी है वो लगाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आउटपुट एडाप्टर कार्ड, आउटपुट एडाप्टर कार्ड क्या होता है, यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर या प्रिंटर के बीच समन्वय का कार्य करता है। यह बाइनरी डाटा व सूचनाओं को प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। अब इसको मैं आपको कुछ उदाहरण से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट एडाप्टर कार्ड, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, है ना। जैसे हमारे पास एक प्रिंटर है, तो भाई ये प्रिंटर जुड़ेगा कैसे, यहाँ पे एक वायर के द्वारा ही जुड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो भी हमारे पास डेटा है उसको प्रिंट करेगा कौन, प्रिंटर। लेकिन यहाँ तक सूचना कैसे जाएगी, आउटपुट एडाप्टर कार्ड जब इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है, तभी वो क्या होगा, जाएगा और उसको समझा पाएगा कि किसको प्रिंट करना है, कितने को प्रिंट करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे पेज को प्रिंट करना है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ठीक है। तो इसी प्रकार बाकी सिस्टम के लिए भी ऐसे ही रहता है, ठीक है। मैंने तो एक प्रिंटर को उदाहरण लेकर बनाया, और जितने भी जैसे स्कैनर हो गया और माउस हो गया, माउस भी इसी से जुड़ा रहता है ना, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो रही आउटपुट एडाप्टर कार्ड की बात। अब आगे बढ़ते हैं, स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर तो जानते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है। जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर ही क्या लगा जाता है, स्पीकर लगा देते हैं, किसको, ध्वनि के जो संकेत है उसको उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद है टाइमर, यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है, ठीक है। टाइमर किस में लगा रहता है, मदरबोर्ड में लगा रहता है, और वो घड़ी जैसा चलते रहता है। इसे एक बटन बैटरी से सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी घड़ी कार्य करती रहे। देखो, हम जैसे अपने पास कोई कंप्यूटर है या लैपटॉप है ना, तो इसको हम बंद कर देते हैं, है ना। अब बंद करने के बाद हम 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हम खोलते हैं, तो यहाँ पे डेट और टाइम जो प्रेजेंट में रहता है वही शो करता है। क्यों ऐसा शो करता है, भाई हमारा तो जो सिस्टम था वो बंद था, लेकिन यहाँ पे हम 1 महीने बाद भी चालू कर रहे हैं, तो क्या है, अपडेट होके उस टाइम को दिखाता है, या उस डेट को दिखाता है। तो वो कैसे दिखाता है, इसी के कारण, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा और अंदर में बैटरी लगा रहता है जो सिर्फ टाइमर को कंट्रोल करता है, टाइमर को क्या देता है, पावर देते रहता है, इसलिए वो क्या होता है, अपडेटेड रहता है। अगर टाइमर वहाँ पे क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, है ना, या हम टाइमर को क्या कर दें, बंद कर दें, तो वो अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से वो बंद हुआ रहेगा वहीं से ही चालू होगा, ठीक है। तो टाइमर इसीलिए लगाते हैं वहाँ पे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है देखिए, एक्सपेंशन स्लॉट है मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं, जिन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, ठीक है। फिर से समझिए इसको ध्यान से, मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, ताकि हम कभी भी अगर और किसी चीज़ का उपयोग करना है तो उसमें हम उसको जोड़ सकें। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है और उसको विस्तार करता है। जैसे हमारे पास एक, मान के चलते हैं कि एक लैपटॉप है ना।
अब यहाँ पे हम क्या क्या जोड़ते हैं, कीबोर्ड को जोड़े, माउस को जोड़े, प्रिंटर को जोड़े, स्कैनर को जोड़े, और हम बहुत चीज़ जैसे स्पीकर हो गया उसको भी जोड़े। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट यहाँ पे बने रहते हैं, उसके द्वारा हम इसका विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए PCI। PCI क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है। कहाँ पे बना रहता है इसका स्लॉट, मदरबोर्ड पर। जो खांचा बना है वो कहाँ पे बना है, मदरबोर्ड पर बनाता है, जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक या साउंड कार्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, नेटवर्क ग्राफिक या साउंड कार्ड। यह डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है, और वो क्या करता है, PCI डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। USB क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो USB बस से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर एग्ज़ाम में आपके कहीं पे भी बस आता है, इसका मतलब समझ लेना कि वो किसी पाथ से होकर जाता है, मतलब वो सूचनाओं को आदान प्रदान करता है। क्योंकि बस कैसे चलती है भाई, बस रोड में चलती है ना, बस किस में चलती है, रोड में चलती। तो यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब वो एक सीरीज से चलेगा। ठीक है, मतलब उस कोई भी सूचना है उसका आदान प्रदान वो वहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको चलो पढ़ते हैं। यह कंप्यूटर तथा उनके उपकरण डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था होती है। कंप्यूटर तथा उनके उपकरण के बीच संचार स्थापित करने के लिए क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। चूँकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को CPU से जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे देखो नीचे दिया है, देखो ये इस टाइप से रहता है ना, तभी तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं सभी। किसी में प्रिंटर को जोड़े, है ना, ये एक वायर है। क्या है, एक वायर है। जैसे हमारे पास मोबाइल का चार्जर होता है ना, उसमें कनेक्टर होता है, उसको जोड़ते हैं हम जैसे चार्जर में, और एक तरफ क्या होता है, मोबाइल से जुड़ा रहता है। अब ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वैसे ही क्या है, प्रिंटर को जोड़ने के लिए भी तो वायर रहता है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बस। क्योंकि बस किस पे चलती है, रोड पे चलती है। ठीक है, आगे देखिए। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक USB पोर्ट होते हैं। अब देखो पहले क्या होता था, जब शुरू में कंप्यूटर बना था तो एक या दो वहाँ पे USB पोर्ट होते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, हम बहुत सारे एक साथ यूज़ करते हैं। तो अभी लगभग 7, 8, 9, 10 अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यहाँ पे स्लॉट बने होते हैं, ताकि हम ज़रूरत के हिसाब से सबको एक साथ कनेक्ट कर सकें। किसी में माउस को करते हैं, किसी में कीबोर्ड को करते हैं, किसी में स्कैनर को करते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना स्टार्ट किए किसी अन्य डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। अब जैसे कंप्यूटर बंद है भाई, हमारे पास एक कंप्यूटर है ना। अब कंप्यूटर बंद रहे चालू रहे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्लॉट जो बना है वो तो बाहर की ओर है। अब हम इसमें क्या जोड़ दिए, माउस को जोड़ दिए, तो कंप्यूटर चालू रहे जरूरी है क्या, नहीं जरूरी है। ठीक है, बंद रहे चालू रहे मतलब नहीं। इसको हम कनेक्ट कहाँ से कर सकते हैं, वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। क्या कहता है इसे, प्लग एंड प्ले। ठीक है, मतलब लगाओ और उसको चालू करो। ठीक है, आगे देखते हैं। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, हमने इससे पहले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है, जो कंप्यूटर बंद होने पर भी CMOS चिप को पावर सप्लाई प्रदान करते रहता है। ठीक है, CMOS चिप मेमोरी कंप्यूटर मदरबोर्ड को क्या करता है, स्थापित करता है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है। मैंने अभी इससे पहले ही बताया था कि वहाँ पे जैसे टाइमर है ना, क्योंकि टाइम चलते रहता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, बटन के आकार का एक बैटरी लगाता है, जो कंप्यूटर के बंद हो जाए या चालू रहे
उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पावर हमेशा उसको देते रहेगा, पावर हमको उसको सप्लाई करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए AGP बस। AGP बस होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिकल पोर्ट बस, ठीक है। AGP बस का प्रयोग त्रिविमी चित्र, 3 डायमेंशनल पिक्चर, ठीक है, ग्राफिक तथा चलचित्र मोशन वीडियो के लिए किया जाता है। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। जैसे वीडियो अगर बनाते हैं, 3D पिक्चर बनाते हैं, उसके लिए AGP बस का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इसी में, हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। यह एक प्रमुख सहायक सेकेंडरी स्टोर डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का क्या है, एक मुख्य घटक है जो कि एक प्रमुख सहायक स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, सहायक स्टोरेज डिवाइस होता है जो डाटा और प्रोग्राम को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, बड़ी होती है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही क्या करते हैं, स्टोर की जाती है। जो हार्ड डिस्क होती है उसी में ही एप्लीकेशन को जैसे इंस्टॉल करके रखते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो गया, उसको क्या करते हैं, हार्ड डिस्क में ही इंस्टॉल करके रखा जाता है। यह एक स्थायी नॉन वॉलिएंट मेमोरी है जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता। जैसे हमारा कंप्यूटर बंद भी हो गया तो भी यहाँ पे जो डेटा है वो क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो नष्ट नहीं होगा, जैसे का तैसा रहेगा। जब कंप्यूटर चालू हो जाएगा फिर से वो काम करने लगता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है। जो भी वहाँ पे डाटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा अन्य डाटा या सॉफ्टवेयर स्टोर भी किया जाए। जैसे हमारे पास कभी कभी देखते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं, तो सीधा सीधा कहाँ जाके जमा हो जाता है, हार्ड डिस्क में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है। और ये हार्ड डिस्क कहाँ होता है, जो कैबिनेट है, कंप्यूटर का जो कैबिनेट है उसके अंदर रहता है, ठीक है, मतलब जो CPU है उसी के अंदर क्या रहता है, ये हार्ड डिस्क रहता है तथा मदरबोर्ड से इसको जोड़ा जाता है। और ये किससे जुड़ा रहता है, सीधा सीधा मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषक रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या करते हैं, एक सील बंद डब्बे में बंद कर दिया जाता है, जिससे विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है, ठीक है। उस डिब्बा को क्या कहा जाता है, विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी विंचेस्टर डिस्क क्या है, तो विंचेस्टर डिस्क है पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, विंचेस्टर डिस्क कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता GB में आकी जाती है, ठीक है, किस में आकी जाती है, GB में, ठीक है। यहाँ पे हम अभी आगे और वीडियो में पढ़ेंगे MB क्या होता है, KB क्या होता है, GB क्या होता है, ठीक है। तो किस में मापी जाती है, उसको किस में आकी जाती है, GB में आकी जाती है, किस में आकी जाती है, GB में, ठीक है। GB क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टोर इसमें रहता है, कंपेयर करें KB से, उसके बाद MB से, ठीक है। तो GB क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद देखिए आगे, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है आप समझिए। फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। उसमें डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कम हो रहा है। अभी क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क कंपेयर करें पहले की तुलना में तो क्या होता है, इसमें कम यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी सभी अपडेटेड वर्जन में कंप्यूटर बन रही है, ठीक है। अब आते हैं CD DVD ड्राइव। CD DVD ड्राइव क्या होता है, देखिए आप लोग जानते भी हैं, CD यहाँ पे देखो दिख रहा है CD और ये DVD, ठीक है।
सीडी या डीवीडी ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है। सीडी सीडी का फुल फॉर्म अब यहाँ पे देखिए, सीडी मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और डीवीडी मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। याद रखें, कभी कभी एग्जाम में आता है सीडी का फुल फॉर्म, तो सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। और डीवीडी का क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। याद रहेगा ना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है। इन्हें सीडी या डीवीडी ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। सीडी ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद अक्षर को एक्स से दर्शाया जाता है। जो सीडी ड्राइव है उसके पहले अक्षर, जो पहले नंबर अक्षर होते हैं उसको कोई भी नंबर से लेते हैं, ठीक है। जैसे आप उदाहरण दिए 8x या फिर 56x, और उसके जो सेकंड वाला है उसको x डालते हैं, ठीक है, इसमें सीडी में, ठीक है। आदि सीडी डीवीडी के डाटा में परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, जिसे सीडी डीवीडी राइटर कहते हैं। चूँकि डीवीडी नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है। देखो पहले क्या आया, सीडी आया। सीडी की जो स्टोरेज क्षमता होती है कंपेयर करें डीवीडी में ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो 500 MB है तो ये जीबी में हो सकता है, ठीक है। इसके तुलना में यहाँ पे स्टोर करने की क्षमता क्या होती है, डीवीडी में ज़्यादा होती है ना। चूँकि डीवीडी नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है, अतः डीवीडी ड्राइव सीडी को डाटा को पढ़ सकता है, परंतु सीडी ड्राइव डीवीडी के डाटा को नहीं पढ़ सकता, ठीक है। जैसे हमारे पास सीडी है और डीवीडी है, तो डीवीडी में जो डाटा है उसको सीडी क्या करेगा, नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। लेकिन सीडी के डाटा को क्या पढ़ लेगा, डीवीडी पढ़ लेगा। जैसे अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, जब ये मोबाइल वगैरह नहीं आया था तो एक होता था सीडी, जिसको बोलते थे, जिसमें सीडी कैसेट लगाते थे, और एक उसके बाद आया डीवीडी। तो जो कैसेट होता था हम उसको सीडी में डालते थे, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या करता था, उसको वीडियो को, पिक्चर जो भी रहता उसको चलाता था। लेकिन हम डीवीडी कैसेट को सीडी में डालते थे तो क्या होता, वो नहीं चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, डीवीडी बना, तो डीवीडी में हम सीडी के कैसेट को डालें या डीवीडी के कैसेट को डालें, वो दोनों को क्या करता था, चला लेता था। सीडी में क्या है, मुश्किल से 1-2 मूवीज़ आती थी, लेकिन डीवीडी में क्या होता था, 5 से 6 मूवीज़ एक साथ स्टोर हो जाती थी। तो एक बार डीवीडी लाया और 4-5 मूवी देख लेते थे, है ना। लेकिन सीडी में क्या होता था, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक या फिर एक से भी कम, क्योंकि सीडी क्या, इसको स्टोरेज कम होती थी तो 2 कैसेट की ज़रूरत पड़ती थी। एक मूवी को पूरा ख़त्म करने के लिए क्या होती थी, 2 कैसेट्स का ज़रूरत पड़ता था। लेकिन डीवीडी में क्या होता था, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए वहाँ पे एक साथ 4-5 मूवी को भी स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। और सीडी में हम डीवीडी का नहीं चला सकते, लेकिन डीवीडी में क्या कर सकते हैं, सीडी को चला सकते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, अपनी विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB या अधिक के कारण सीडी डीवीडी का उपयोग वीडियो डाटा, चलचित्र को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि वीडियोज अगर बनता था या मूवीज़ बनता था उसके लिए सीडी डीवीडी का यूज़ किया जा रहा है। इसका कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का बेहतर साधन बनता जा रहा है। जो और पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी को डालकर मूवीज़ हो गया और बहुत सारे चलचित्र हो गया, उसको हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर। अब यहाँ पे देखते हैं मॉनिटर। आप तो जानते हैं, जो स्क्रीन होता है, टीवी जैसे जो स्क्रीन होता है उसे ही क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमको क्या प्रदान करता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। भाई मॉनिटर में हमको जैसे कोई भी चीज़ है वो हमको दिखता है वहाँ पे, और जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसको, जो उपयोग करता है उसके और मॉनिटर के बीच में क्या है, एक संबंध स्थापित करके
रखता है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र, मूवी, छायाचित्र, इमेज है ना, रेखाचित्र जैसे ग्राफिक्स तथा वीडियो आदि आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। क्या हम बिना मॉनिटर के कोई भी मूवी को देख सकते हैं, या बिना मॉनिटर कोई भी हम पिक्चर को वहाँ पे देख सकते हैं, या हम अभी जैसे कोई भी वर्क है बिना मॉनिटर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हम बिना मॉनिटर के कोई भी काम को नहीं कर सकते, इसके बिना पूरा कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित, जैसे हम कीबोर्ड में हम कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे शो होता है? पूरा पूरा मॉनिटर पे शो होता है। अगर वहाँ पे शो नहीं होता तो हम क्या करते? टाइप तो कर रहे लेकिन बहुत सारे एरर्स वहाँ पे टाइप होते जाता, बहुत सारी गलतियाँ होते जाती, ठीक है, अगर मॉनिटर नहीं रहता तो। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे टाइपराइटर जो होता है जिसमें मॉनिटर, जिसमें उसमें क्या करते हैं, जैसे तहसील ऑफिस के सामने बहुत सारे टाइपराइटर लोग होते हैं, वहाँ पे फटाफट फटाफट टाइप करते हैं, लेकिन वहाँ पे एरर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने कीबोर्ड से टाइप कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, एरर होता है और वो एरर को फिर से सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन मॉनिटर से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो भी एरर है या जो भी मिस्टेक मिस प्रिंट हो रहा है उसको हम फिर से वहाँ पे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर में या पीसी में। जी यू आई गुल है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेमानी है, ठीक है। बिना मॉनिटर के किसी भी कंप्यूटर की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। अगर हम कल्पना कर रहे हैं तो मॉनिटर के ऊपर ज्यादती होगी, लेकिन मॉनिटर का नुकसान है, नुकसान जो यूज़ करने वाला है उसका ही है, क्योंकि वहाँ पे उसको बिना मॉनिटर के कोई काम को करेगा तो एरर ही आएगा। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD, ठीक है, या LED मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है। पर्सनल कंप्यूटर के क्या है, LCD या LED। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है LCD का फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और LED भी ये बहुत यूज होने लगा है। ये होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। LED क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। और LCD क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आजकल मॉनिटर ये दोनों का ही बहुत ज़्यादा चलन है। आगे बढ़ते हैं। अभी माउस के बारे में सभी आप जानते हैं कि माउस होता क्या है। यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। इनके बिना हमको काम करने में अधूरा सा लगता है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। याद रखेंगे, माउस को और क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस। इसे कंप्यूटर कैबिनेट सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। मैंने ही बताया ना, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे स्लॉट बना रहेगा, उससे हम उसको जोड़ देते हैं तो कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा? सीधा मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GU के बढ़ते उपयोग ने माउस को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है, क्योंकि माउस बहुत से काम ऐसा है जो बिना कीबोर्ड के हम माउस से कोई काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है PC के लिए, कंप्यूटर के लिए। और इसी को गणेश जी का चूहा है ना, माउस को ही कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को हम गणेश जी की संज्ञा दिए हैं। तो भाई गणेश जी की सवारी क्या है? माउस। तो कंप्यूटर किस में सवार करता है? माउस में सवार करता है, क्योंकि बिना माउस के वो कंप्यूटर को चलाना पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कीबोर्ड क्या होता है? देखिए, कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम काम तो बाहर कर रहे हैं, लेकिन पूरा अंदर में जाके वो वर्क हो रहा है ना, इसलिए क्या है? इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों
को डालने में किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर अक्षर या अंक को डालने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो भी जरूरी निर्देश हैं उसको या तो हम कीबोर्ड से देंगे या तो किससे देते हैं, माउस से देते हैं। ठीक है, माउस से तो हम ठीक है उसको एक निश्चित दिशा दे सकते हैं, लेकिन कोई भी अंक हो गया या किसी अक्षर के लिए हमको कीबोर्ड का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, माउस ख़राब हो जाने पर कीबोर्ड को माउस की जगह उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे माउस ख़राब हो गया, माउस काम नहीं कर रहा है, तो अगर हम कीबोर्ड के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं तो शॉर्टकट की के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, माउस के बिना भी हम पूरा काम को कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले क्वालिटी की बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कितने बटन वाले पर्सनल कंप्यूटर के साथ, 104। याद रखेंगे, पर्सनल कंप्यूटर में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में 104 होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी होते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। जैसे इसमें भी वायर रहता है कीबोर्ड में, है ना, और यहाँ पे भी इसको क्या करते हैं, जैसे माउस को जोड़ते हैं वैसे ही इसको भी क्या करते हैं, जो स्लॉट बना रहता है उससे उसको जोड़ देते हैं, जो कि डायरेक्ट जाके किससे कनेक्ट हो जाता है, मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, स्पीकर। स्पीकर बड़ा ही काम का चीज़ है। जब हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, है ना, कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी चीज़ हम मनोरंजन के लिए देखते हैं तो हमको स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर, एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जो हमारे पास माउस था, कीबोर्ड था, वो इनपुट है, क्योंकि काम करते थे, काम कहाँ होता था, अंदर होता था। इसमें काम कर रहे हैं, ये रिजल्ट कहाँ देगा, बाहर, मतलब जो भी आवाज़ है उसको बाहर देगा ना, इसलिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, साउंड कार्ड का होना बहुत ज़रूरी। बिना साउंड कार्ड के स्पीकर काम नहीं करेगा। स्पीकर की क्षमता PMO में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, एग्जाम में आता है, स्पीकर की क्षमता किस में मापी जाती है, स्पीकर की क्षमता किस में मापी जाती है, PMPO में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, PMPO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रिंटर। अब यहाँ पे देखिए, प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। हम अभी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, अगली वीडियो में इनपुट और आउटपुट का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर के कुछ घटक है या उनके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प्रिंटर यह पर्सनल कंप्यूटर का ऐच्छिक अंग है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस। ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, हमको जो इच्छा है उसी चीज़ को हम बाहर निकालते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं, प्रिंटर के द्वारा। जैसे हम यहाँ पे कोई भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ऐच्छिक अंग बोला गया है। ऐच्छिक मतलब इच्छा से। ठीक है, इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज़ पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, एक वायर रहता है और वायर को हम कहाँ जोड़ देते हैं, जो स्लॉट बनी होती है उससे हम जोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाता है, मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। किससे कनेक्ट हो जाता है, मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला है स्कैनर। अब ये स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्यों इस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को स्कैन करते हैं तो हमको वो प्रिंट देता है क्या, नहीं, प्रिंट कौन देता है, प्रिंटर देता है। स्कैनर का काम क्या है, स्कैन करेगा और उसको एक फ़ोटो के रूप में हमको कंप्यूटर के अंदर जो मॉनिटर है उसमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसलिए क्या है, स्कैनर क्या है, एक इनपुट है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है,
जिसका उपयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी हमारे पास ग्राफ है, कोई भी चीज़ डेटा है, उसको हम क्या कर दिए, स्कैन कर दिए और उसको हम कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर में शो करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडेम। मॉडेम आपने देखो ये चित्र में दिख रहा, हम देखे तो हैं लेकिन नाम से ऐसे कभी कभी क्या होता है हम जानते हुए भी हम इसका आंसर नहीं दे पाते। देखो मॉडेम यहाँ पे आपने कंप्यूटर में देखा होगा। तो मॉडेम क्या होता है हम देखते हैं, यह मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है? मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर लाइन पर भेजता है। मॉडेम को फ़ोन जैक की तरह दिखाई देने वाला नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, सिग्नल देने का काम करता है, नेटवर्क प्रदान करने का काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक स्पीकर है, ठीक है, और एक हमारे पास माइक है, माइक जिससे हम बोलते हैं। अब ये माइक कैसा है, ब्लूटूथ वाला है। तो भाई ये माइक कनेक्ट कब होगा, जब यहाँ पे इसके साथ मॉडेम जुड़ा रहेगा। ठीक है, इसके साथ जो भी सिस्टम है या जो भी स्पीकर है उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, मॉडेम जुड़ा रहेगा। अब ये जो स्पीकर है, सॉरी स्पीकर, जो लाउड स्पीकर है या माइक्रोफोन है, वो क्या होगा, लाउड स्पीकर नहीं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होगा, ब्लूटूथ के द्वारा इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सूचनाओं को इसको देगा और हमारे पास जो स्पीकर लगी है उसमें क्या होगा, आवाज़ बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मॉडेम का कार्य है, याद रखिएगा। ये मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। नेक्स्ट है यूपीएस। नेक्स्ट क्या है, यूपीएस। अब यहाँ पे यूपीएस क्या होता है देख लेते हैं। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है, या बंद हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है। जैसे हम क्या हो गया, कभी कभी कुछ काम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट बंद हो जाए, जो बिजली है वो क्या है, चली जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हमारे पास वो कंप्यूटर में क्या लगा है, यूपीएस लगा है, क्या लगा है, यूपीएस लगा है, तो लाइट बंद हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूपीएस क्या होगा, बिजली से चार्ज होते रहता है। जैसे सभी घरों में या अधिकांश घरों में क्या है, आजकल बिजली चले जाती है तो उसके जगह के क्या लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। ठीक है, इन्वर्टर, जैसे बिजली चले गई तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, इन्वर्टर चालू हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना। तो वैसे ही क्या है, ये इन्वर्टर है। ठीक है, किसका, कंप्यूटर का, क्योंकि बिजली चली गई तो भी क्या करेगा, ये पावर सप्लाई कंटिन्यू जारी रखेगा। क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, चार्ज होते रहता है। पहले ये किससे जुड़ा रहता है, बिजली से जुड़ा रहता है, और ये क्या होता है, चार्ज होते रहते हैं और एक लिमिट टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे इसका बैटरी लो हो जाएगा, ये संकेत देना स्टार्ट कर देगा कि अब आप अपने डेटा को सुरक्षित सेव करके रख लीजिए, आपका कंप्यूटर बंद हो सकता है, या पहले से चेतावनी दे देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है, जिससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब, जैसे अचानक से कोई भी कंप्यूटर बंद होगा तो उसका हार्ड डिस्क खराब होने का चांस रहता है। ठीक है, तथा सेव नहीं किया गया डाटा भी नष्ट हो, जैसे हम कोई भी चीज़ को अगर काम कर रहे हैं और सेव नहीं कर पाए हैं तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कि अचानक से बिजली चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया तो क्या होगा, नष्ट हो जाता था। इससे बचने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वहाँ पे पहले यूपीएस का यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी तो पर्सनल कंप्यूटर जो पर्सनल यूज़ के लिए हैं वो भी क्या करते हैं, यूपीएस लगा के रखते हैं, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पूरा काम
किया हुआ काम अगर लाइट बंद होने से पूरा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सेव करके नहीं रखा है तो, और सेव नहीं भी किया है, यूपीएस उनके पास है, तो वो क्या करेगा, उसको सुरक्षित उसका डाटा को बचा के रखेगा। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। ये किससे चार्ज होता है, जो विद्युत सप्लाई है उससे चार्ज होते रहता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो यूपीएस बीप की आवाज़ द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने के लिए चेतावनी देता है। ठीक है, अब जैसे बहुत देर तक लाइट नहीं आई है तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, क्योंकि ये एक बैटरी से चलने वाला है तो भाई इसके पास भी तो लिमिट है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको संकेत देने स्टार्ट कर देगा कि आप अपने सिस्टम को बंद करिए, सुरक्षित करिए अपने फाइल को, मेरे पास अब ज़्यादा शक्ति नहीं बची हुई है। ठीक है, अपने जो भी डेटा है उसको आप संरक्षित करके रखिए करके ये चेतावनी देती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक कंप्यूटर के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीवीटी क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये क्या होता है कि कोई भी बिजली आ रही है, कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा है, कहीं पे वोल्टेज कम है। ठीक है, तो ये वोल्टेज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, और हमारे जो कंप्यूटर है उसको एक समान वोल्टेज प्रदान करता है। कौन, सीवीटी। जिसके सिस्टम में सीवीटी नहीं लगा है उसका सिस्टम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कहीं भी, क्योंकि बिजली से चलने वाला है। बिजली का पावर अगर ज़्यादा हुआ, वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो कभी कभी हमारे मदरबोर्ड के कुछ पार्ट्स को भी वो उड़ा सकता है। लेकिन आपके पास सीवीटी लगा हुआ है तो पावर जाए, कम हो ज़्यादा हो, वो क्या करेगा, उसको वहीं तक रोक देगा और आगे एक जैसा पावर प्रदान करेगा। ठीक है, इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। ठीक है, आगे बढ़िए। सिस्टम यूनिट का अगला भाग, अब यहाँ पे देखते हैं सिस्टम यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है क्या है। पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है सीडी या डीवीडी ड्राइव, और दूसरा है रीसेट बटन। सीडी या डीवीडी ड्राइव, और उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, रीसेट बटन। ठीक है, तीसरा जो होता है उसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा, और चौथा होगा पावर बटन होगा, पांचवा क्या होगा, यूएसबी पोर्ट होगा। ठीक है, तो इतने के बारे में अभी पढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें 4 से 5 इसके हिस्से हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीडी डीवीडी ड्राइव। ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव क्या होता है देख लीजिएगा। इसका प्रयोग सीडी डीवीडी में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने या उसे लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ सीडी डीवीडी ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इंजेक्ट बटन, आवाज़ नियंत्रक नॉब है ना, आवाज़ नियंत्रक नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, हेडफोन के लिए जैक, सीडी डीवीडी को प्रयोग को दर्शाने वाला एलईडी होता है। ठीक है, सीडी डीवीडी ड्राइव क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास एक सीपीयू है, ध्यान से समझिएगा, ये सीपीयू है, उसमें क्या होता है, एक सीडी डालने के लिए एक बॉक्स रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, सीडी या डीवीडी ड्राइव कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बटन के द्वारा ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। ओपन किए तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये ओपन ऐसा हुआ है ना, यहाँ पे सीडी को डालें, फिर बटन को क्लोज किए तो क्या हो जाएगा, वापस ऐसा फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, दूसरा नंबर का है रीसेट बटन। कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू करना। जैसे हम कभी कभी कंप्यूटर चला रहे हैं, हैंग हो जाता है या आगे नहीं बढ़ रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को पूरा बंद ना करके रीसेट का बटन दबा देंगे तो फिर से वो स्टार्टिंग से चालू हो जाता है कंप्यूटर। उसके बाद है नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है, फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी को उपयोग को दर्शन के लिए एक एलईडी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पावर बटन।
पावर बटन क्या होता है, देखिए पावर बटन आप जैसे कि नाम से समझ पा रहे हैं, इस बटन के द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इसके साथ एक एलईडी रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में जलता है। वहाँ पे एक छोटा सा लाइट रहता है, जैसे हम पावर बटन को क्या करेंगे, दबाएंगे, वो लाइट ऑन हो जाएगा, लाइट जलने लगेगी और कंप्यूटर हमारा चालू हो जाएगा। और जैसे ही हम पावर बटन को दबा दिए, कंप्यूटर बंद हो जाएगा और वहाँ पे जो एलईडी लाइट होती है वो भी क्या हो जाएगी, जलना बंद हो जाती। ठीक है। उसके बाद है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या होता है, यूएसबी पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में एक या दो यूएसबी पोर्ट का जैक लगाया जाता है। इसका प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हमने अभी इससे पहले और पढ़ा इसके बारे में, यूएसबी पोर्ट के बारे में। कोई भी कंप्यूटर है उसमें क्या लगा रहता है, ऐसा इस टाइप से लगा रहता है, जिसमें हम क्या है, मॉनिटर को कीबोर्ड को, प्रिंटर को, माउस को जोड़ते हैं, या हमारे पास पेन ड्राइव है उसको भी हम जोड़ते हैं। तो यही इसी को क्या कहते हैं, यूएसबी पोर्ट कहते हैं। जो ये छेद जैसा बना है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें क्या है पेन ड्राइव को डालते हैं, वो क्या होता है, यूएसबी पोर्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम यूनिट का पिछला भाग। सिस्टम यूनिट का अब हम बैक साइड से हम देखते हैं। बैक साइड में क्या होगा, पावर सर्किट रहता है और क्या रहता है, सीरियल पोर्ट रहता है। ठीक है, तो पावर सर्किट क्या कहता है, पावर सॉकेट। पावर सॉकेट सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त होता है। जो पावर सॉकेट होता है वो क्या करता है, जो बिजली के जो मेन पावर जहाँ से आ रही है वहाँ तक उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है पावर सॉकेट। और उसके बाद है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या है, डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरण को जोड़ने के लिए, जैसे माउस हो गया, मॉडेम हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्क्रीन प्रिंटर हो गया, स्कैनर होगा, ये सब चीज़ को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज़ किया जाता है। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण करता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट क्या करता है, एक बार में माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आपके, वेट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। हाँ, चलिए हम कंटिन्यू आगे करते हैं। सिस्टम यूनिट का पिछला भाग। सिस्टम यूनिट का पिछला भाग क्या होगा, पावर सॉकेट। और दूसरा हम बात कर रहे थे अभी सीरियल पोर्ट के बारे में, है ना। सीरियल पोर्ट क्या होगा, डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरण को जोड़ने के लिए, जैसे माउस, मॉडेम, इनपुट जो प्रिंटर हो गया और स्कैनर हो गया, इससे हम जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं। एक बार में एक बिट डाटा के स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंडर्ड का अनुपालन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट, पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब क्या होगा, समांतर। तो डाटा को समांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को ठंड जोड़ जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, आदि को जोड़ जाता है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। डाटा को समांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। जो सीरियल पोर्ट होती है उससे ज़्यादा गति होती है किसका, पैरेलल या समांतर पोर्ट की। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट चौथा पॉइंट, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। यह किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से क्या करता है, जोड़ता है। तो अब इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि इसके बारे में हम अच्छे से पहले और अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर पोर्ट। मॉनिटर पोर्ट क्या होगा, मॉनिटर को जोड़ेगा। ठीक है, मॉनिटर पोर्ट सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसे VGA, ठीक है, वीडियो ग्राफिकल अरे पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए मॉनिटर पोर्ट का यूज़ किया जाता है और उसको VGA भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है PS2। PS2 क्या है, प्लग स्टेशन है।
प्लग स्टेशन पोर्ट है ना। तो PS2 पोर्ट के जरिए किसी कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। ठीक है, किसको? कीबोर्ड और माउस को किससे जोड़ेंगे? कंप्यूटर मदरबोर्ड से। यह गोल आकार का 6 पिन का पोर्ट होता है। कैसा होता है? गोल आकार का होता है। माउस के लिए हरे रंग PS2 पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। माउस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हरे रंग का। जबकि कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब PS2 क्या है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अभी तो खैर जैसे आता है स्लॉट ऐसा बना रहता है ना। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जिससे हम लीड वायर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? लीड वायर। वो क्या होता है? एक वायर होती है और ऐसे यहाँ पे एक राउंड में ऐसा रहता है, कलरफुल रहता है, और यहाँ पे वो ऐसा राउंड का छेद रहता है, उसमें हम क्या करते हैं? उसको लीड को घुसाते थे। ठीक है, लीड वायर को वहाँ पे डालते थे, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? PS2 पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PS2 पोर्ट। और माउस के लिए हरे रंग का यूज़ किया जाता था, और कीबोर्ड के लिए किसका यूज़ किया जाता था? बैंगनी रंग का यूज़ किया जाता था। वहाँ पे पहचान के लिए दे दिया था। लेकिन अभी क्या हो गया? अपडेट हो गया है सब चीज़, और वो एक केबल से कनेक्ट होता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसको पर्टिकुलर किसी एक पोर्ट में डाल के उसको चालू करें। ऐसा कंपलसरी नहीं है। कीबोर्ड को भी हम किसी भी स्लॉट में डाल सकते हैं, माउस को भी किसी भी स्लॉट में डाल सकते हैं। वो ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। जो उसका काम है वो अपना काम करेगा, चाहे हम उसको नंबर 1 के स्लॉट में डालें, नंबर 2 में डालें, नंबर 3 के में डालें। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं ऑडियो जैक। ऑडियो जैक क्या होता है? बाह्य स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए ऑडियो जैक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है SCSI पोर्ट। SCSI पोर्ट स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस। बाहरी हार्ड डिस्क, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? SCSI का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट क्या होगा? कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इसे, ठीक है, नेटवर्क पोर्ट का यूज़ किया जाता है। RJ45 नेटवर्क या लैन का या ईयरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? और RJ45 कनेक्टर या लैन या फिर ईयरनेट पोर्ट भी कहते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। किसके? टेलीफोन लाइन के नेटवर्क से जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, नेटवर्क पोर्ट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए लगाया गया पंखा भी होता है। ठीक है, उसके लास्ट, जैसे हम बैक साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बैक साइड में क्या होता है? एक छोटा सा पंखा रहता है जो कि क्या करता है? उस पूरे सिस्टम को ठंडकता प्रदान करता है, ताकि मशीन बिजली से चलता है वो गर्म ना हो। ठीक है, उसमें जो रूम का जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टेम्परेचर अंदर रहे और ज़्यादा गर्म ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है? पंखा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरह से और जानकारी प्रदान करते रहेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, ताकि हम इससे संबंधित और वीडियो जब अपलोड करें तो आपको डायरेक्ट पता चल जाए। ठीक है, और आप तक सीधा नेक्स्ट वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PMD चैनल में जुड़ने के लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।